आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। भारतीय इतिहास की मार्क्सवादी व्याख्या के विषय में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे मार्क्सवाद तथा मार्क्सवाद का परिचय, मार्क्सवाद की प्रमुख मान्यताएं या सिद्धांत जिन पर मार्क्सवाद आधारित है और उसी के आधार पर इतिहास का लेखन इतिहासकारों ने किया, उस पर बात होगी। मार्क्सवादी दृष्टि से भारतीय इतिहास का लेखन किस प्रकार प्रारंभ हुआ और फिर उस क्रम में आगे बढ़ा। कौन कौन प्रमुख इतिहासकार थे मार्क्सवादी इतिहासकार, उनकी रचनाएं कौन सी थीं, उनके विचार क्या थे, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मूल्यांकन देखेंगे अंत में। मार्क्सवादी इतिहास लेखन का मूल्यांकन प्रस्तुत करेंगे महत्वपूर्ण विचारकों के विचारों के साथ। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। भारतीय इतिहास की मार्क्सवादी व्याख्या। मार्क्सवाद का परिचय देख लेते हैं। मार्क्सवाद के प्रणेता कार्ल हेनरिक मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को एक यहूदी से ईसाई बने परिवार में जर्मनी में हुआ था। मृत्यु 1883 ईस्वी में। बोन विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। बर्लिन, पेरिस और लंदन आदि शहरों में भी इनका रहना हुआ। एंजेल्स उनका परम मित्र था। हीगल के द्वंद्ववाद से वह प्रभावित हुआ। हीगल ने वैचारिक द्वंद्ववाद, वाद, प्रतिवाद और संवाद का एक क्रम दिया था। वैचारिक रूप में उसका एक क्रम खड़ा था। मार्क्स ने उसे भौतिक द्वंद्ववाद में परिवर्तित कर दिया, लेकिन ये मुख्य विचार हीगल से ही उसने प्राप्त किया था। मार्क्सवाद की प्रमुख मान्यताएं, इनमें द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मुख्य सिद्धांत के रूप में है। भौतिक पदार्थ सामाजिक परिवर्तन के आधार हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार अंतर्द्वंद्व से इतिहास का क्रम आगे बढ़ता है, द्वंद्व से आगे बढ़ता है, संघर्ष से आगे बढ़ता है, ये कह रहे हैं। प्रत्येक युग में उत्पादन की शक्तियों द्वारा समाज में एक आर्थिक अंतर्द्वंद्व पैदा होता है। इसी द्वंद्व के फलस्वरूप समाज दो विरोधी आर्थिक वर्गों में बंट जाता है और इस प्रकार से बताते हैं कि वर्ग संघर्ष का जन्म होता है। इतिहास लेखन में भी ये दो पृथक वर्ग एक दूसरे के विरोधी वर्ग खोजते हैं और फिर इसमें संघर्ष, इस संघर्ष में फिर वो क्रम बताता है। पहले एक वाद खड़ा होता है, एक विचार आता है, फिर उसका प्रतिवाद होता है, उसका विरोध होता है और अंत में संवाद का जन्म होता है। यह वर्ग संघर्ष मार्क्स के अनुसार वर्ग विहीन समाज की स्थापना तक ये क्रम चलता है। वाद, संवाद, वाद, प्रतिवाद और संवाद का क्रम चलेगा और अंत में एक अवस्था आएगी जब वर्ग विहीन समाज की स्थापना हो जाएगी, सर्वहारा वर्ग का प्रभुत्व कायम हो जाएगा, ऐसी वह भविष्यवाणी करता है और इसके साथ ही ये द्वंद्व समाप्त होगा। तो ये प्रमुख द्वंद्ववाद का सिद्धांत है। प्रत्येक समाज में दो वर्ग होंगे, एक शोषक होगा, एक शोषित होगा और इनके बीच संघर्ष होगा और अंत में शोषित समाज की विजय होगी, उस वर्ग की विजय होगी। ये सर्वहारा वर्ग का नाम उसको देते हैं। इनकी प्रमुख धारणाओं में ये भी है कि इतिहास के केंद्र में आर्थिक शक्तियां हैं। मार्क्स के अनुसार उत्पादन की शक्तियों से इतिहास के विकास का निर्णय होता है। मनुष्य के क्रियाकलाप आर्थिक एवं भौतिक कारकों द्वारा नियमित होते हैं। मार्क्स मनुष्य को आर्थिक शक्तियों के दास के रूप में देखता है। मार्क्स के अनुसार प्रकृति की तरह सामाजिक विकास के भी निश्चित नियम होते हैं, जैसे प्रकृति के नियम होते हैं। ऋतुओं का आना, दिन का उगना, रात का आना, तारों का भ्रमण, ग्रहों का भ्रमण एक निश्चित नियम के अनुसार प्रकृति की सारी घटनाएं होती हैं। उसी प्रकार से समाज के लिए भी क्या होगा, किस प्रकार से आगे बढ़ेगा, उसके लिए भी निश्चित नियम होते हैं, ऐसा मार्क्स का मानना है। और उनमें इनका कहना है कि आर्थिक शक्तियों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है, वही समाज के निर्धारक तत्व हैं, ये इनका कहना है। किसी भी देश अथवा समाज की जैसी भौतिक एवं आर्थिक प्रणाली होगी, तदनुरूप उस देश अथवा समाज की सामाजिक, राजनीतिक संगठन, धर्म, कानून, नैतिक मूल्य एवं मान्यताएं भी होंगी। इनका कहना यही है कि आर्थिक प्रणाली जैसी होगी। किस प्रकार से अर्थव्यवस्था
किसी भी देश की चलती है, क्या प्रणाली है, उत्पादन के क्या नियम, कैसे उत्पादन, कौन उत्पादक, मजदूरों को क्या मिलता है, मालिक को क्या मिलता है, किस तरह से यह व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था, उसी के आधार पर समाज, धर्म, कानून, पूरी व्यवस्था उसी के ऊपर आधारित होगी, ये इनकी मान्यता है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत मार्क्स के शब्दों में, अतिरिक्त मूल्य उन दो मूल्यों का अंतर है जिसे मजदूर पैदा करता है और वास्तव में जिसे वह पाता है, इन दोनों के बीच अंतर है। यानी किसी वस्तु का उत्पादन हुआ, उस वस्तु के उत्पादन में जो लागत लगी और उसके बाद जब उसे बेचा गया तो उसमें जो कीमत मिली, उसके बीच में कितना अंतर आया और उसमें से कितना हिस्सा मजदूर ने प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त जो बचा वो मालिक वर्ग ने प्राप्त किया। इसी को अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कहते हैं। और मार्क्स का यह कहना था कि अतिरिक्त मूल्य पैदा करता है मजदूर श्रम करके, किंतु उसका लाभ पाता है पूंजीपति वर्ग। इसी को अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कहा जाता है। लागत और बेचने में जो अंतर हुआ और उस अंतर में से कितनी राशि उस मजदूर को मिलती है, जो किसी भी हालत में आधे से ज़्यादा नहीं हो सकती या उससे बहुत कम होती है, मजदूर के रूप में वह प्राप्त करता है और बाकी सारा लाभ, अतिरिक्त लाभ प्राप्त करता है पूंजीपति वर्ग। तो इसी को उन्होंने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत निरूपित किया। इस प्रकार द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष और अतिरिक्त मूल्य के जो सिद्धांत हैं, इसी पर मार्क्सवाद मुख्य रूप से आधारित है। मार्क्स इतिहास की भी व्याख्या करता है, उसका क्रम बताता है कि पहले कौन सा युग, फिर दूसरा युग, तो ऐतिहासिक भौतिकवाद कहलाता है। तो ये कुछ मूल सिद्धांत हैं मार्क्सवाद के, जिसके ऊपर मार्क्सवादी सोच आधारित है। सेबाइन ने लिखा, हीगल के विचारों में द्वंद्वात्मक चिंतन शीर्षासन कर रहा था। मार्क्स ने आदर्शवादी भ्रांतियां दूर करके उसे प्राकृतिक स्थिति में पैरों के बल खड़ा कर दिया। हीगल के बारे में वैचारिक विचार को अधिक महत्व हीगल ने दिया था, उसको मार्क्स ने भौतिक तत्वों पर जोर देके पलट दिया, उसको सही स्थिति में ला दिया, ये सेबाइन का कहना है। बुद्ध प्रकाश लिखते हैं, मार्क्स के सिद्धांत के निरूपण से यह प्रकट होता है कि आर्थिक उत्पादन और उपयोग के विधान से मानव इतिहास का स्वरूप निश्चित होता है। जब कोई आर्थिक विधान अपनी उपयोगिता से आगे निकल जाता है तो उसके स्थान पर दूसरा विधान आ जाता है। ये बुद्ध प्रकाश के विचार हैं। मार्क्सवादी दृष्टि से भारतीय इतिहास का लेखन किस प्रकार प्रारंभ हुआ, इस पे हम बात करें। मार्क्स का भारतीय इतिहास विषयक लेख, मार्क्स ने क्या लिखा भारतीय इतिहास के विषय में। मार्क्स के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की विवेचना की गई। उसमें कहा गया कि ब्रिटिश शासन भारत हेतु विध्वंसकारी है, भारत के लिए विध्वंस का कार्य कर रहा है ब्रिटिश शासन, ये उसने निरूपित किया। दूसरी बात उसने कही, ब्रिटिश शासन के पुनरुद्धारक पक्ष की भी चर्चा की कि उससे क्या क्या लाभ भारतीयों को प्राप्त हो रहे हैं, उसके विषय में भी उसने चर्चा की। तीसरी बात उसने कही कि राजनीतिक क्रांति से ही भारत मुक्त हो सकता है, जब तक क्रांति यहाँ नहीं होगी भारत मुक्त नहीं हो सकता, ये उसने भविष्यवाणी की थी। 1960 के दशक से मार्क्सवादी लेखन का प्रारंभ होता है भारत में। 1950 के पश्चात मार्क्सवादी पत्रिका पास्ट एंड प्रेजेंट का प्रकाशन भारत में होता था, जिसमें संक्रमणकालीन स्थितियों पर चर्चा होती रही। इसमें हिल, हॉब्सन, थॉमसन जैसे इतिहासकारों का प्रभाव था, जो मार्क्सवादी विचारधारा से जुड़े हुए थे। यद्यपि इनको पश्चिम में उतना महत्व नहीं मिल रहा था जितना कि भारत में महत्व दिया गया इस पत्रिका के द्वारा। प्रमुख मार्क्सवादी इतिहासकार, भारत में मार्क्सवादी इतिहास लेखन के प्रारंभकर्ता के रूप में डी कौशाम्बी को मुख्य रूप से स्वीकार किया जाता है। इनके साथ रामशरण शर्मा, रोमिला थापर, इरफान हबीब, विजेंद्र नारायण झा एवं क.न. पणिक्कर का नाम प्रारंभिक इतिहासकारों के रूप में लिया जा सकता है। आइए इसमें देखते हैं। डी कौशाम्बी का योगदान महत्वपूर्ण था। इनके द्वारा 4 महत्वपूर्ण ग्रंथों और 5 संपादित ग्रंथों तथा 127 लेखों की रचना की गई। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में इनके महत्वपूर्ण विचार हैं।
कौशाम्बी ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति की जो भौतिक व्याख्या प्रस्तुत की है वह मार्क्स के बंधे बंधाए ढांचे से कुछ अलग हटकर है। उन्होंने भारतीय इतिहास की काल परख ढांचे को अपने ढंग से उन्होंने प्रस्तुत किया है। उन्होंने जो क्रम दिया वो इस प्रकार है। डी कौशाम्बी ने पहला आदिम जीवन और प्राग इतिहास ये प्रारंभ करते हैं, आदिम काल से प्राग इतिहास ये नाम देते हैं। दूसरा, उससे आगे बढ़ता है समाज, नगरीय स्थिति आती है, इसमें सिंधु घाटी की संस्कृति का विवरण या सिंधु घाटी की सभ्यता को वो रखते हैं। तीसरा, आर्यीकरण का तीसरा चरण बताते हैं, इसमें उत्तरकालीन कांस्य एवं प्रारंभिक लौह युग, कृषि, पशुचारण, संगठन की द्विजातीय पद्धति, 4 जातियों के विकास का वर्णन इसमें उन्होंने किया है। इसके पश्चात गंगा घाटी के घने जंगलों को श्रमपूर्वक इन्होंने स्वच्छ किया, आर्यों के द्वारा स्वच्छ किया गया, आवास की स्थापना की गई। इसके पश्चात मगध साम्राज्य का उद्भव 500 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी पूर्व तक ये चौथे चरण में विवरण देते हैं। आदिम प्रकार का सामंतवाद मध्य प्रदेश में, कृषि तथा व्यापार का विकास, कृषि के साथ व्यक्तिगत संपत्ति का विकास, ये 400 ईस्वी पूर्व के लगभग से शुरू करते हैं। इसके बाद उत्तरकालीन गुप्त युग में विशुद्ध सामंतवाद की शुरुआत, मुस्लिम व्यापार एवं सेना का प्रवेश 1200 ईस्वी के बाद का विवरण बताते हैं। इसके बाद 7वें चरण में आधुनिक पूंजीवाद और नए स्वदेशी बुर्जुआ वर्ग के शासन की शुरुआत की चर्चा करते हैं। इस तरह से भारतीय इतिहास को इस प्रकार से इन्होंने क्रमबद्ध किया या एक क्रम बताया। कौशाम्बी का यह काल विभाजन मार्क्स के विचारों के अनुसार उत्पादन के साधन और संबंधों को दृष्टि में रखकर किया गया था। कौशाम्बी मार्क्सवादी इतिहासकार होते हुए भी एक स्वतंत्र चिंतक भी थे, उस अनुसार भी उन्होंने लेखन किया। इनके द्वारा महात्मा गांधी अथवा गांधीवादी जो राष्ट्रवाद था उसकी आलोचना की गई। भारत में दास प्रथा अथवा दास समाज के अस्तित्व को इन्होंने अस्वीकार किया। अध्ययन प्रणाली तथा इतिहास लेखन पर डी कौशाम्बी का गहरा प्रभाव पड़ा था, तो महत्वपूर्ण इतिहासकार हुए। दूसरी, रोमिला थापर, इन्होंने भारत का इतिहास लिखा। इस ग्रंथ का लक्ष्य उन संस्थाओं और घटनाओं की ओर संकेत करना है जिन्होंने भारतीय संस्कृति के विकास में योगदान किया। यह राजनीतिक इतिहास नहीं है। ग्रंथसार इसका इस प्रकार है। आर्यों का योगदान, आर्यों ने न केवल संस्कृत भाषा, वर्ण व्यवस्था, धार्मिक यज्ञ विधान तथा औपनिवेशिक दर्शन ही प्रदान किया, बल्कि बड़े पैमाने पर कृषि हेतु भूमि भी तैयार किया। उनके इन विचारों के कारण या तो इन विचारों की स्वीकृति बाद के समाज ने दी या अस्वीकृत कर नए संस्थानों के जन्म की प्रक्रिया शुरू हुई, ये लिखती हैं। ईसा पूर्व 6वीं सदी से 4वीं सदी के काल के बारे में, इस काल में उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति हुई, व्यापार का विस्तार हुआ, राजनीतिक सत्ता क्षत्रियों और ब्राह्मणों के हाथ में ही रही। वणिक वर्ग ने व्यापार में इस समय उन्नति की थी। गुप्त काल के स्वर्ण युग पर इन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया। इनका मत है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में इतिहासकारों के लिए स्वर्ण युग यूटोपिया के समान था, जिसका अस्तित्व अतीत में ही हो सकता था। इस कारण इन्होंने गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा, ऐसा इन्होंने लिखा। इस काल में हिंदू संस्कृति दृढ़तापूर्वक स्थापित हो गई थी, धर्म के आधार पर इन्होंने उल्लेख किया। गुप्त काल का क्लासिकीवाद केवल उत्तर भारत तक सीमित था, ये इन्होंने कहा। दक्षिण भारत में गुप्त काल के पश्चात ही उच्च स्तरीय सभ्यता का विकास हुआ, ये इन्होंने लिखा। स्वर्ण युग केवल समाज के उच्च वर्गों तक सीमित था, निम्न वर्गों तक ये नहीं आया था, ये इनका कहना है। इनका दूसरा ग्रंथ था अशोका एंड द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यास। यह इनका द्वितीय ग्रंथ है। इसमें रोमिला थापर के द्वारा मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों पर अधिक चर्चा की गई है। उसके गौरव, उसके ऊपर चर्चा न करते हुए ज़्यादा चर्चा पतन के कारणों पर की गई। मौर्यों के पतन के कारण अधिक आधारभूत थे, इन्होंने लिखा। उन्होंने लिखा कि मौर्यों के पतन सैनिक कमजोरी, ब्राह्मण प्रतिरोध, लोकप्रिय आंदोलन तथा आर्थिक दबाव के परिणाम स्वरूप ही नहीं था, यानी ये कारण उतने महत्वपूर्ण नहीं थे, बल्कि इनके कारण अधिक आधारभूत और बुनियादी थे। इन्होंने कहा कि अधिक बुनियादी और आधारभूत थे। मौर्यों के पतन का वास्तविक कारण भी इन्होंने बताया। इन्होंने कहा कि मौर्यों के केंद्रीकृत शासन प्रणाली के दोष के कारण मौर्यों का पतन हुआ।
क्योंकि इस केंद्रीय प्रशासन को संभालने के लिए एक योग्य राजा की आवश्यकता थी। सम्राट अशोक के बाद ऐसे योग्य उत्तराधिकारी उनके नहीं हुए। इस कारण से पूरा प्रशासनिक ढांचा ढह गया, क्योंकि ये पूरा केंद्रीयकृत शासन था और पूरी तरह से राजा पर निर्भर था। राजा अयोग्य हुआ तो पूरी व्यवस्था ढह गई, ये इन्होंने लिखा। रामशरण शर्मा, भारतीय सामंतवाद। सामंतों एवं प्रांतीय शासकों को विशेषाधिकार थे। अपने क्षेत्र में भी राजा के समान ही व्यवहार करते थे तथा उसी तरह से सुख सुविधाओं का उपयोग वे करते थे। वे महाराज की उपाधि धारण करते थे। उन्हें सेना रखने का अधिकार था। अपने क्षेत्र से कर की वसूली का अधिकार भी इनको प्राप्त था। अग्रहार दान की प्रथा थी। सम्राट ब्राह्मणों और विद्वानों को दान देता था। दानग्राही जो था, यानी दान लेने वाला जो था व्यक्ति, वह इस जमीन के समस्त अधिकार प्राप्त करता था। चारागाह के ऊपर, खानों के ऊपर, निधियों, बेगार आदि प्राप्त करने का अधिकार उसको प्राप्त था। इस तरह से ये दानकर्ता एक तरह से छोटे सामंत बन गए। इस तरह से शोषक वर्ग का जन्म हुआ। ये साम्यवादियों की दृष्टि है। कृषकों एवं मजदूरों की दुर्दशा थी। उन्होंने लिखा कि कैसे श्रीमंत वर्ग अपनी उच्चतर अधिकारों द्वारा उपज का सारा अतिरिक्त हिस्सा हड़प लेता था और किसानों के पास उतना ही छोड़ता था जितना खा पी कर वो फिर से उनके लाभ के लिए मेहनत मशक्क़त कर सकें। ये स्वाभाविक रूप से मार्क्सवादी इतिहासकारों की दृष्टि है, उस दृष्टिकोण से वो लेखन करते हैं। प्रोफेसर नूरुल हसन, सम थॉट ऑन अग्रेरियन रिलेशन इन मुगल इंडिया। मध्यकाल में उत्पादन के साधनों का असमान वितरण था, ये इन्होंने बताया। दूसरी बात इन्होंने बताई, शक्ति एवं धन उच्च वर्ग के हाथों में केंद्रित था। शक्ति भी और धन भी, निम्न वर्ग इससे वंचित था। कृषकों, मजदूरों एवं कामगारों की स्थिति बहुत दयनीय थी, खराब स्थिति थी। जितना वो श्रम करते थे उतना उनको प्राप्त नहीं होता था। चौथी बात इन्होंने कही, कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था थी, क्योंकि कृषक और मजदूर जो थे उनकी स्थिति दयनीय थी। कृषि पर ही पूरी अर्थव्यवस्था आधारित थी, मुख्य केंद्र कृषि था। अधिक राजस्व वसूली की जाती थी। आय का 1/3 हिस्सा, कई बार इससे अधिक राजस्व कर के रूप में देना होता था। इस कारण से कृषकों की स्थिति दयनीय थी। मध्यकाल सामंती समाज था। उच्च वर्गीय समाज का विकास हो रहा था। इनके पास अधिकार थे। निम्न वर्ग शोषित और पीड़ित था। दास प्रथा विद्यमान थी। प्राचीन काल में दास नौकरों की भांति होते थे, किंतु मध्यकाल में दास उत्पादन करने वाले के रूप में स्वीकृत हो गए थे, ये इन्होंने लिखा। इश्तियाक हुसैन कुरैशी, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। मुस्लिम शासकों द्वारा राजनीतिक एकता का प्रयास किया गया। इन्होंने बताया कि मुस्लिम जो आक्रमणकारी थे, जिन्होंने शासन अपने हाथ में लिया, उन्होंने राजनीतिक एकता भारत में लाने के लिए प्रयास किया। हिंदुओं को प्रशासन में इन्होंने भागीदारी दी। हिंदुओं को प्रशासन में इन मुसलमान राजाओं ने, सुल्तानों ने सम्मिलित किया, ये इन्होंने बताया। सामंती एवं उलेमा वर्ग द्वारा हिंदुओं से वैवाहिक संबंध, जो सामंत थे और उलेमा वर्ग थे, उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया और उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। यद्यपि ये इन्होंने नहीं बताया कि केवल पुरुष वर्ग तो मुस्लिम पुरुष वर्ग था, वो हिंदू स्त्रियों से ही विवाह कर रहा था। हिंदुओं को अपनी बेटी वो नहीं दे रहे थे, ये वो छिपा गए। सुल्तानों द्वारा विलासिता पर अधिक व्यय किया जाता था, इसको इन्होंने रेखांकित किया। अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था उन्होंने बताई कि कीमतों पर नियंत्रण हेतु किया गया था, इससे हम सब परिचित हैं। अलाउद्दीन द्वारा कठोरता से राजस्व की वसूली की गई। दिल्ली सल्तनत का प्रशासनिक ढांचा सामंतवादी पद्धति पर आधारित था, जिससे निम्न वर्ग का शोषण हो रहा था, ये इन्होंने लिखा। प्रोफेसर इरफान हबीब, अग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया। इसमें इन्होंने लिखा, इस्लाम एक सामाजिक और धार्मिक क्रांति थी। कि इस्लाम को एक सामाजिक और धार्मिक क्रांति के रूप में स्वीकार करते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण आ जाता है इनके लेखन में। इस्लाम ने सर्वहारा वर्ग की सत्ता स्थापित करने का प्रयास किया। इस्लामिक शासकों की प्रशंसा में लगातार ये लेख लिखते रहे। अकबर द्वारा व्यवस्थित राजस्व प्रबंध स्थापित किया गया। टोडर मल के सहयोग से भूमि को 4 भागों में बांट दिया और 10 वर्षीय बंदोबस्त की व्यवस्था की। आप सभी इनसे परिचित होंगे। औरंगजेब के काल की आलोचना इन्होंने की। कर का बोझ इस समय बढ़ गया था। कृषकों का शोषण हुआ एवं उनकी दशा दयनीय हुई। मार्क्सवादी दृष्टि से इतिहास लेखन हेतु शोध की आवश्यकता पर इन्होंने जोर दिया।
इतिहास में मार्क्सवादी दृष्टिकोण के लिए उन क्षेत्रों में शोध करने की ज़रूरत है जिनको पहले इतिहास के अंग के रूप में स्वीकार नहीं किया गया था। इरफान हबीब ने लिखा, इतिहास में कालक्रम आवश्यक नहीं, इतिहास में कालक्रम आवश्यक नहीं होता तो इस पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए। ये इनके लेख थे। इतिहास लेखन में विधि और प्रणाली को इन्होंने अधिक महत्वपूर्ण बताया। प्रोफेसर सतीश चंद्र, पार्टीज एंड पॉलिटिक्स इन द मुगल कोर्ट, इस ग्रंथ में इनके द्वारा मुख्यतः मुगल दरबार की राजनीतिक स्थिति का अध्ययन किया गया था। सामंतों के प्रभाव में वृद्धि हुई। मुगल शासकों के द्वारा सामंतों को भूमि तथा उस पर समस्त अधिकार दिए गए, जिससे उनकी शक्ति में वृद्धि हुई। मुगलकालीन राजनीति का मुख्य आधार उत्पादकों का शोषण था। ये उत्पादकों का शोषण कर रहे थे, जो उत्पादन कार्य में लगे थे, मजदूर वर्ग के, उनका शोषण हो रहा था। इस पर इन्होंने जोर दिया। उत्तराधिकार युद्धों में सामंतों की भूमिका महत्वपूर्ण होती थी। राजकुमारों को उत्तराधिकार युद्ध में सामंतों के द्वारा धनराशि उपलब्ध कराया जाता था, सेना उपलब्ध कराई जाती थी। इस प्रकार से सामंतों के महत्व में लगातार वृद्धि हो रही थी। इसको इन्होंने रेखांकित किया। A.R. देसाई, भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, ये ग्रंथ का नाम था इनका। ब्रिटिश भूराजस्व नीति की इन्होंने आलोचना की। औद्योगिक विकास एवं हस्तशिल्प उद्योग के पतन का इन्होंने विवरण दिखा, किस प्रकार से हस्तशिल्प नष्ट हो रहे थे अंग्रेजों की नीतियों के कारण। कृषि के वाणिज्यीकरण, अधिक से अधिक नगद फसल लगाना, वाणिज्यीकरण करना, इसकी ओर इसका विवरण इन्होंने दिया। यातायात के साधनों के विकास की भी जानकारी दी। राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक एवं धार्मिक पक्ष का विवरण इन्होंने दिया। ऐतिहासिक भौतिकवाद को आधार मानकर यह विश्लेषण मार्क्सवादी दृष्टिकोण से इनके द्वारा किया गया। रजनी पामदत्त, आज का भारत, महत्वपूर्ण ग्रंथ। भारत की आर्थिक दुर्दशा इन्होंने बताई, अंग्रेजों की व्यवस्था की देन इन्होंने इसके बारे में लिखा। कुटीर उद्योगों का किस प्रकार विनाश हुआ, कृषि पर किस प्रकार से भार में वृद्धि हुई, क्योंकि कुटीर उद्योग विनष्ट हो गए थे तो कृषि पर अत्यधिक भार बढ़ रहा था। लोग बेकारी और भुखमरी से किस प्रकार से पीड़ित थे। इसके कारण जनमानस में लगातार असंतोष बढ़ रहा था और इसी के कारण राष्ट्रवाद की भावना का जन्म हुआ। अंग्रेजों की नीतियों के फलस्वरूप ही ये असंतोष उत्पन्न हुआ और इस असंतोष के फलस्वरूप राष्ट्रवाद का जन्म हुआ, अंग्रेजों के विरोध के रूप में। ब्रिटिश काल में औद्योगिक विकास मात्र एक मिथक इन्होंने कहा। वास्तव में कोई औद्योगिक विकास नहीं हो रहा था। जो कुछ विकास दिख रहा था वो एक मिथक था, दिखावा था। सारा का सारा आयोजन अंग्रेजों के हित लाभ के लिए था, ये इन्होंने बताया। गांधी जी की आलोचना की। उन्होंने लिखा, वह एक दुर्बल प्राणी थे जिन्होंने अपने सत्य और अहिंसा के ढकोसले के द्वारा किसानों और कामगारों तथा श्रमिकों को बरगलाया। ये इन्होंने गांधी जी के बारे में लिखा। गांधी जी धर्म के नाम पर व्यक्तिगत संपत्ति के पोषक थे। गांधी जी अनुदारवादी एवं संकुचित तत्वों के प्रतिनिधि थे। गांधी जी की नीतियों से राष्ट्रीय आंदोलन बुरी तरह से प्रभावित हुआ तथा सफलता प्राप्त न कर सका। सफलता के समीप पहुंचकर वापस हुआ, ये इन्होंने लिखा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी ने राष्ट्रवाद पर कठोर कुठाराघात किया। भारतीय स्वतंत्रता का एकमात्र जो रास्ता था, ये इन्होंने बताया कि सैन्य विद्रोह है। मार्क्सवादी जो नीति है उसी के आधार पर इन्होंने लिखा कि सैन्य विद्रोह किया जाए, उसके बाद ही क्रांति की जाए, तब भारत में स्वतंत्रता प्राप्त भारत को हो सकती है। इसी आधार पर इन्होंने गढ़वाली सैनिकों ने जो विद्रोह किया था उसकी प्रशंसा की थी। सांप्रदायिकता की समस्या है तो गांधी व तिलक को इन्होंने उत्तरदायी बताया। भारत विभाजन को इन्होंने कहा कि भारतीय बुर्जुआ वर्ग का उपनिवेशवाद के समक्ष संपूर्ण समर्पण के कारण भारत का विभाजन हुआ। भारतीय स्वतंत्रता, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों, अंग्रेजों की दुर्बल स्थिति, भारतीय सैनिकों में असंतोष और विद्रोह की संभावना के कारण भारत स्वतंत्र हुआ। कांग्रेस अथवा गांधी जी के द्वारा ये स्वाधीनता प्राप्त नहीं कराया गया था, ये इन्होंने कहा। आधुनिक युग में पूर्ण पूंजीवादी व्यवस्था की संभावना थी, किंतु अंग्रेजों के अधिकार ने, साम्राज्यवादी अधिकार ने, उपनिवेशवाद ने इसमें बाधा पहुंचाई। इस कारण भारत का पूंजीवाद परिपक्व नहीं हो पाया, इस कारण से क्रांति नहीं हुई, ये इन्होंने बताया। अगले इतिहासकार थे बिपिन चंद्र। उन्होंने लिखा कि मार्क्स के विचार भारत के संदर्भ में पूर्णतः लागू नहीं होते। वस्तुतः मार्क्स का महत्व वर्णित तथ्यों में न होकर उनके द्वारा अपनाई गई पद्धति में है, ये इन्होंने कहा। भारतीय राष्ट्रवाद के आर्थिक पक्ष पर इन्होंने जोर दिया।
अंग्रेज़ों की आर्थिक नीति पर भारतीय विद्वानों का समर्थन इन्होंने किया। दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानडे, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा अंग्रेज़ों के खिलाफ लिखित आर्थिक शोषण की नीतियों विषयक लेखों का बिपिन चंद्र के द्वारा समर्थन किया गया कि इन्होंने सही व्याख्या की है। राष्ट्रीय नेताओं का इन्होंने समर्थन किया। जिन भारतीय नेताओं ने स्वाधीनता आंदोलन में भागीदारी की थी, उनके योगदान की इनके द्वारा सराहना की गई। आर्थिक स्थिति विषयक ब्रिटिश धारणा का इन्होंने खंडन किया, जो वो बता रहे थे कि किस प्रकार से भारत में आर्थिक विकास हो रहा था, भारतीय हित में वो काम कर रहे थे। इसकी इन्होंने आलोचना की और यह स्पष्ट किया कि अंग्रेज मूलतः अपने हित लाभ के लिए कार्य कर रहे थे। भारतीयों को लाभ नहीं हो रहा था, बल्कि अंग्रेजों को लाभ हो रहा था। ग्रंथ इन्होंने लिखा भारतीय राष्ट्रवाद का उद्भव एवं विकास 1880 से 1905। इस ग्रंथ में शोषक ब्रिटिश व्यवस्था की इन्होंने आलोचना की। ब्रिटेन की प्रशासनिक नीति औपनिवेशिक नीति से संचालित थी। न्याय व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, यातायात व्यवस्था सभी औपनिवेशिक प्रशासन के मददगार थे। इन सुधारों से भारतीयों को हानि ही अधिक हुई, लाभ नहीं के बराबर हुआ। कांग्रेस की जो सुरक्षा वाल्व की जो धारणा है, जो एक धारणा है कि कांग्रेस की स्थापना हुई थी एक सेफ्टी वाल्व के रूप में, उसकी स्थापना हुई थी, इस धारणा का इन्होंने खंडन किया, बल्कि इसको भारतीय राष्ट्रवाद के एक पक्ष के रूप में स्वीकार किया। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन को एक लंबा जन आंदोलन इन्होंने निरूपित किया तथा महात्मा गांधी द्वारा आंदोलन को स्थगित करने को संघर्ष विराम जैसी स्थिति की संज्ञा इन्होंने दी। राष्ट्रीय आंदोलन एक बुर्जुआ आंदोलन था, ये इन्होंने कहा। उच्च वर्ग का, भद्र लोगों का आंदोलन था, उच्च वर्ग का आंदोलन था, ये इन्होंने कहा। राष्ट्रीय आर्थिक विचारक पूंजीवादी विचार के थे। जो आर्थिक विचारक थे राष्ट्रीय स्तर पर, वे भी पूंजीवादी धारणा के थे, इनका कहना है, किंतु उनमें इनका कोई दोष नहीं था, ये इन्होंने कहा, क्योंकि उस समय उनके पास कोई दूसरा विकल्प था ही नहीं। कहने का अर्थ ये कि उस समय मार्क्सवाद का विकल्प इनके सामने नहीं था। इस कारण से उन्होंने पूंजीवादी ढंग से ही उसका निदान सोचा या उसके विषय में लिखा। प्रोफेसर रामविलास शर्मा भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद के विषय में इन्होंने लिखा। भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, यह ग्रंथ 2 खंडों में प्रकाशित है। इस ग्रंथ में इनके द्वारा लिखा गया कि अंग्रेजों द्वारा वह नीति अपनाई गई, अंग्रेजों द्वारा नीति अपनाई गई या जो नीतियां थीं औपनिवेशिक नीतियों से प्रभावित थीं तथा अंग्रेजों ने भारत के उद्योग धंधे को बर्बाद करने में मुख्य भूमिका निभाई। वह भारतीयों के आर्थिक विकास की क्षमता को भी इन्होंने नष्ट कर दिया। सुमित सरकार अगले इतिहास लेखक, मॉडर्न इंडिया 1885 से 1947 और बंगाल में स्वदेशी आंदोलन 1803 से 1808 तक। इनमें जो विवरण इन्होंने दिया, राष्ट्रीय आंदोलन के कारण इन्होंने बताए व्यापारिक समूह का दबाव था, इस कारण से राष्ट्रीय आंदोलन हुआ। आर्थिक कारण इन्होंने बताया। कांग्रेस सर्वहारा वर्ग के साथ नहीं थी, उनके हित में कांग्रेस कार्य नहीं कर रही थी। सर्वहारा वर्ग इसीलिए वामपंथियों के नेतृत्व में संगठित होने लगा था, क्योंकि कांग्रेस सर्वहारा वर्ग के लिए कार्य नहीं कर रही थी, ये इनका कहना था। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन को इन्होंने कहा कि भद्र लोग तक सीमित रहा, जन आंदोलन नहीं बन पाया। भारतीय राष्ट्रवाद की व्याख्या हेतु भौतिकवादी पद्धति को इन्होंने बताया, ठीक बताया। टाटास्की की पद्धति या स्थानापन्न पद्धति या ग्रामसी परंपरावाद के पृथक इन्होंने भौतिकवाद को अधिक उचित बताया। बंगाल स्वदेशी आंदोलन बोर्जुआ हित की रक्षा के लिए था, ये जन आंदोलन नहीं बना। गांधी इरविन पैक्ट के बारे में इन्होंने बताया कि पूंजीवादी शक्तियों के द्वारा ये आयोजित किया गया था, ये इन्होंने कहा। गांधी जी के नेतृत्व को भी ये पूंजीवादी नेतृत्व करार देते हैं। बी.एन. दत्त भारत में मार्क्सवादी इतिहास लेखन प्रारंभ करने वालों में इनका नाम शुमार किया जाता है। इनके द्वारा रचित ग्रंथ डायलेक्टिक्स ऑफ लैंड ओनरशिप इन इंडिया, कास्ट एंड क्लास इन एंशिएंट इंडिया नामक 2 ग्रंथों की रचना इन्होंने की। ये दोनों ग्रंथ मार्क्सवादी दृष्टिकोण से लिखे गए थे। श्रीपाद अमृत डांगे का नाम भी महत्वपूर्ण है। इंडिया फ्रॉम प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी, साम्यवाद द्वारा बताए गए इतिहास के कालक्रम से भारत भी गुजरा, ये इन्होंने बताया। इस ग्रंथ में सिद्ध करने का प्रयास किया कि जो इतिहास का क्रम मार्क्स ने बताया था, उसी क्रम से भारत का इतिहास भी गुजरा, ये बताया।
और भारत में दास समाज का इन्होंने दावा किया। अपने ग्रंथ में इनके द्वारा भारत में भी दास समाज की स्थिति इतिहास के क्रम में थी, ये इन्होंने सिद्ध करने का प्रयास किया, यद्यपि ज़्यादातर इतिहासकार इसको नकारते हैं। अन्य इतिहासकार D.R. चानना, स्लेवरी इन एंशियंट इंडिया, L. गोपाल, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ नॉर्थ इंडिया, B.N. यादव, लैंड सिस्टम एंड फ्यूडलिज्म इन एंशियंट इंडिया, इसके अलावा B.R. ग्रोवर, R.P. दत्त, M.N. रॉय, अमलेश त्रिपाठी तथा वरुण आदि अन्य इतिहासकार हैं जिन्होंने मार्क्सवादी इतिहास लेखन भारतीय संदर्भों में किया। स्वाधीनता संग्राम के विषय में इस नाम से, स्वाधीनता संग्राम नाम से एक ग्रंथ लेखन का निर्णय भारतीय सरकार के द्वारा लिया गया या कराया गया, जिसका लेखन डॉक्टर विपिन चंद्र, सुमित सरकार, अमलेश त्रिपाठी और वरुण के द्वारा मार्क्सवादी पद्धतियों का अनुसरण करते हुए राष्ट्रीय आंदोलन का कम शब्दों में श्रेष्ठ और संतुलित इतिहास का लेखन किया गया। आइए मूल्यांकन देख लेते हैं। साम्यवादी इतिहास लेखकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। इन्होंने बहुत श्रम किया और श्रम कर एक दूसरी दृष्टि से इतिहास की सामग्री एकत्र कर लेखन का कार्य किया, तो साम्यवादी इतिहास लेखकों के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। इन्होंने बुद्धिवादी तार्किक परंपरा का प्रारंभ किया, नए ढंग से इन्होंने तर्क दिए, सर्वहारा वर्ग को उभारने का प्रयास किया। किस तरह से पूंजीवादी पद्धति से ये समाज विकसित हो रहा था उस पर इन्होंने चर्चा की। मार्क्सवादी दृष्टिकोण से, क्योंकि अलग दृष्टि थी, इसलिए जो स्थापित परंपरा थी उसका खंडन इनको करना पड़ा और इसलिए बुद्धिवादी और तार्किक ढंग से इन्होंने एक नई परंपरा शुरुआत की। उसका श्रेय इनको जाता है। नवीन दृष्टि से इतिहास का अध्ययन हुआ। पुरानी दृष्टि को ये पूंजीवादी दृष्टि कहते हैं और नए ढंग से सर्वहारा वर्ग को और उनकी जो मान्यताएं थी, किस प्रकार से शोषक और शोषित वर्ग था, किस प्रकार से वर्ग संघर्ष हो रहा था, किस प्रकार से इतिहास का क्रम चला, मार्क्सवाद के आधार पर कुछ लोगों ने इतिहास में यही साबित करने का प्रयास किया। इस तरह की जो मार्क्सवादी मान्यताएं थीं, उन मान्यताओं के आधार पर इन्होंने इतिहास का लेखन किया। तो एक नवीन दृष्टि से अलग ढंग से इतिहास को प्रस्तुत किया। त्रुटिपूर्ण ढंग से जो मान्य निष्कर्ष थे उसके आधार पर इतिहास का लेखन किया गया। इतिहास लिखने के पहले ही कुछ धारणाओं और मान्यताओं पर, जो कि मार्क्सवादी मान्यताएं हैं, इन पर इतिहास का लेखन किया जाता है जो उचित नहीं है। जैसे वर्ग संघर्ष, ये इतिहास में भी हर जगह वर्ग ढूंढते हैं एक दूसरे के विरोधी। कोई आवश्यक नहीं है कि वर्ग संघर्ष के द्वारा ही समाज आगे बढ़े, सहयोग से भी आगे बढ़ सकता है। हर जगह इन्होंने दो वर्ग में बांट दिया, उनके बीच संघर्ष या द्वंद्व को दिखाने का प्रयास किया मार्क्सवाद के आधार पर, जो त्रुटिपूर्ण है। क्रांति की इन्होंने अनिवार्यता बताई। कोई आवश्यक नहीं है कि क्रांति हो, बिना क्रांति हुए भी, समझौते के साथ भी ये संभव है। स्वाधीनता संभव था, लेकिन सभी ने बताया कि क्रांति अनिवार्य है, जो उचित नहीं है। आर्थिक प्रणाली ही इतिहास के क्रम के लिए जिम्मेदार है। जैसी आर्थिक प्रणाली होगा, बिल्कुल समाज वैसा ही होगा। यद्यपि आर्थिक तत्व महत्वपूर्ण है, भौतिक तत्व महत्वपूर्ण है, लेकिन इतने भी महत्वपूर्ण नहीं है जितना इन्होंने कहा। सर्वहारा वर्ग की तानाशाही की अनिवार्यता इन्होंने बताई, जो आवश्यक बिल्कुल नहीं है और ऐसा हमारे देश में हुआ भी नहीं। ऐसी इस तरह की मान्यताएं हैं जो त्रुटिपूर्ण हैं। इसी प्रकार से इतिहास के युगों को इन्होंने अनिवार्य बता दिया। आदिम साम्यवादी युग, फिर अमुक सामंतवादी युग, किस तरह से क्रम इन्होंने बताया, वो क्रम भी भारत में नहीं आया। फिर भी खींच तान कर उसे सिद्ध करने का प्रयास कुछ इतिहासकारों ने किया, जिसकी हमने चर्चा की। तो ये उचित नहीं है। इतिहास लिखने के पहले से ही कोई धारणा रखना उचित नहीं है। इतिहास में इसको उचित नहीं माना जाता। E.H. डांस के अनुसार, कम्युनिस्ट मान्यताओं के अनुसार इतिहास संबंधी सत्य का निरूपण सदा के लिए मार्क्स द्वारा किया जा चुका है। इसलिए मार्क्सवादी सिद्धांतों के आधार पर ही इतिहास का अध्यापन अनिवार्य होना चाहिए। ये इस तरह की इनकी धारणाएं थी। उनका कहना था कि मार्क्स ने जो कहा वही सत्य है और उसी के आधार पर इतिहास का अध्ययन हो। ये मार्क्सवादियों, जो इतिहास लेखक थे, उनकी दृष्टि थी, जो उचित कतई नहीं थी। इरफान हबीब ने भी लिखा, पहले भी हमने इसकी चर्चा की। मार्क्स की इतिहास विषय अवधारणाएं उन क्षेत्रों में शोध की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं जो क्षेत्र पहले से इतिहास से संबंधित नहीं समझे जाते थे। यानी अछूते क्षेत्रों पर शोध प्रारंभ हुआ, नए पक्ष सामने आए, इस पर ये जोर दे रहे हैं। मार्क्सवादी इतिहास जो लेखक हैं, वो पूर्वाग्रही इतिहास का लेखन करते हैं,
जिसका आरोप इनको लगाया जा सकता है। और बिल्कुल स्पष्ट है कि इन्होंने पहले से ही सिद्धांत तय कर लिए थे, पहले से ही इतिहास का क्रम भी निश्चित कर लिया था, एक ढांचा पहले से इतिहास लेखन का इनके पास था और उसी के आधार पर उसी के लिए इन्होंने प्रमाण खोजने के प्रयास किए। नहीं मिले तो तोड़ मरोड़ कर उसी रूप में उसको ढालने का प्रयास किया। कुछ इतिहासकारों ने तो सीधे तौर पर स्वीकार कर लिया कि पूरी तरह से उस क्रम में इतिहास नहीं चलता है, किंतु फिर भी ज़्यादातर प्रयास यही हुआ जो मार्क्स ने भविष्यवाणी कर दी थी, एक खाका खींच दिया था, उसी के आधार पर इतिहास को निरूपित करने का ये प्रयास करते हैं, जो कि पूर्वाग्रही इतिहास लेखन कहलाता है और इसको इतिहास में उचित नहीं माना जाता।